नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। 2020 में ऐसी ही घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी की थी। और जब कभी ऐसी कोई घोषणा होती है तो आप सभी के मन में ये बात होती है कि ये कमिश्नरी सिस्टम होता क्या है और इसमें किसको क्या पद दे दिए जाते हैं, अधिकारों का बंटवारा कैसे होता है और आईएएस लॉबी क्यों कमिश्नरी प्रणाली का विरोध करती रही है। कौन से आयोग हैं जिन्होंने कमिश्नरी प्रणाली की अनुशंसा की है कि कमिश्नरी सिस्टम होना चाहिए और इसका इतिहास क्या रहा है। आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूं, तो जुड़ जाइए इस लेक्चर से। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। आइए समझते हैं इस टॉपिक को कि क्या है कमिश्नरी सिस्टम, इसका इतिहास, वर्तमान और इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क आ जाता है कानून और व्यवस्था को लागू करने में। तो दोस्तों, सीआरपीसी में जब हम जाते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में, तो वहां पर सेक्शन 20 हमें मिलता है, जहां लिखा हुआ ये है कि राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, अपने अधिकारियों में से किसी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम कहलाता है, जिसे हिंदी में जिला दंडाधिकारी कहते हैं। एक लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि जिला दंडाधिकारी डीएम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डीएम जो है, जिला दंडाधिकारी जो है, इसके पास मैजिस्ट्रियल पावर होते हैं, मतलब सीआरपीसी के तहत इसे पावर दिए गए हैं। पावर कहाँ कहाँ मिलते हैं तो मैं कुछ आपको बता दूं। जैसे एग्जांपल दूं आपको, सेक्शन 144 धारा 144 लागू करने का अधिकार डीएम के पास होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होता है, जिसका सबसे चीफ जो है वो डीएम है। या मैं आपको एग्जांपल दूं, सेक्शन 133 में कोई आदेश जारी करना जो कि अंतिम हो, लोक बाधा यानी पब्लिक न्यूसेंस को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। या सेक्शन 129 से लेकर के हम बात करें सेक्शन 147 तक के पावर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास हैं। फिर हम चलें सेक्शन 107, 108, 109, 110, ये जो सेक्शन हमारे पास हैं सीआरपीसी के, इसमें भी पावर्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास होते हैं, जो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कुछ लोगों से सदाचार यानी कि गुड कंडक्ट और पीस यानी कि शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं, बॉन्ड भरवा सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार करवाने की पावर इनके पास होती है। धारा 151 में गिरफ्तारी के अधिकार जो हैं वो इस डीएम के पास होते हैं। फिर सेक्शन 174 में सीआरपीसी में ही इंक्वेस्ट यानी किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु जो है असामयिक है, अननेचुरल डेथ है, तो उसमें मृत्यु समीक्षा यानी मरने के कारणों का पता लगाना, जिसे इंग्लिश में इंक्वेस्ट कहा जाता है, ये करने के अधिकार भी डीएम के पास होते हैं। तो बहुत सारे पावर्स हैं जो सीआरपीसी में डीएम को दे दिए गए हैं। और जब कभी किसी स्टेट में और जब कभी किसी शहर में ये अधिकार कमिश्नर को दे दिया जाता है, पुलिस कमिश्नर को, तो ये सारी शक्तियां जो डीएम के पावर्स हैं वो कमिश्नर के पास चले आते हैं। मींस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों को ये कमिश्नर ऑफ पुलिस यूज करने लगते हैं, उपयोग में लाने लगते हैं। तो पहले तो ये जान लें आप कि भारत में लगभग 72 सिटीज ऐसे हैं जहां पर में ऑलरेडी कमिश्नर प्रणाली लागू है। 2 मिनट समझते हैं इसका इतिहास क्या रहा है और कौन कौन से आयोग हैं जिन्होंने कमिश्नरी सिस्टम की अनुशंसा की है। तो आपको बता दूं कि जो पुलिस सिस्टम है ये चलता है पुलिस अधिनियम, पुलिस एक्ट 1861 से। और आपको जैसा कि कानून के नाम से ही पता चल गया, 1861 का ये कानून है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो भारत में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल के कोलकाता शहर में वर्ष 1856 में पुलिस अधिनियम 1861 लागू होने से पहले ही पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। 1856 में ही पुलिस अधिनियम, पुलिस एक्ट आया, जिसके तहत मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई कहलाता है, इसमें पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई। बाद में वर्तमान मुंबई, जिसे बंबई शहर के नाम से जाना जाता है, महानगर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति 1864 में की गई। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के लगभग 9 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, ये आपको जानना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भी देश में नौकरशाही में परिवर्तन नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन समय समय के साथ ही महानगरों के विकास से महानगरों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते चले गए और बड़ी संख्या में लोगों ने गांव से आकर महानगरों में बसना शुरू किया। महानगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा और इसके कारण विधि व्यवस्था को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए कमिश्नरी प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जाती रही। साथ ही पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए भी जो बहुत समय समय पर समितियों का निर्माण हुआ, उन्होंने भी कमिश्नरी प्रणाली की अनुशंसा की।
जिसके बाद 1978 में दिल्ली में पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई। 1978 में ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया और फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई। आइए आपको बताऊं कि वो कौन से महत्वपूर्ण आयोग हैं जिन्होंने कमिश्नरी प्रणाली की अनुशंसा की है, रिकमेंडेशन किया है। तो सबसे पहला आयोग जिसके बारे में आपको जानना चाहिए यह है धर्मवीर आयोग। 1977 में पुलिस तंत्र में सुधार के उद्देश्य से जो पूर्व राज्यपाल धर्मवीरा रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसे छठा राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 6th नेशनल पुलिस कमीशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जानी चाहिए। वर्ष 2000 में गठित पद्मनाभैया समिति ने अपनी अनुशंसा में कहा कि ऐसे शहर, महानगर जिनकी आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। अभी तक आपने ये समझा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में होता क्या है, फिर दूसरी बात इसका इतिहास क्या रहा और कौन से आयोग हैं जिन्होंने पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की अनुशंसा की। आइए समझते हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली की जरूरत क्यों महसूस की जाती रही है और इससे क्या बदल जाएगा। तो जैसे ही कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाएगी, पुलिस आयुक्त या कमिश्नर को जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर मिल जाएंगे। मैंने बताया तो पुलिस कमिश्नर जो है सीपी का पोस्ट रहेगा, संयुक्त पुलिस आयुक्त या जॉइंट कमिश्नर जेसीपी का एक पोस्ट होगा, डेप्यूटी कमिश्नर डीसीपी का पोस्ट होगा, फिर सहायक आयुक्त एसीपी का पोस्ट होगा, फिर पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट अपने जगह रहेंगे। तो जब हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात करते हैं तो इस पिरामिड में डीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी इस स्तर के अधिकारी जो है, इन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। उसके नीचे एडीजी या आईजी स्तर के 2 जॉइंट पुलिस कमिश्नर होते हैं। इस पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी आईजी या डीआईजी स्तर के अफसरों को मिलती है। इसी तरह डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर, डीआईजी या एसपी स्तर के अधिकारी होते हैं। जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। अब आपको 2 बातें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर पुलिस को दे दिए जाते हैं तो इसके कुछ लाभ और कुछ हानियां भी हैं। पहली बात तो ये है कि आम आदमी को कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मतलब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम वो भी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस द्वारा कर दिया जाता है। आम जन को सुविधा हो इसलिए कमिश्नरी की प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ऐसी अनुशंसाएं हुई हैं। लेकिन फिर एक बात निकल कर आती है कि आम जन के मन में धारणा ये है कि पुलिस जो है वो जनता के लाभ के लिए काम नहीं कर रही है। और जब इस तरह की बातें आती हैं कि पुलिस को ही अगर मजिस्ट्रेट के पावर भी दे दिए जाएंगे तो आम जन के हितों का क्या होगा, और जब ऐसी बात निकल कर आती है तो फिर इसकी आलोचनाएं सामने आती हैं। क्योंकि जब कभी कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी तो एक पुलिस कोर्ट भी होगा। जी हाँ, समझें, जैसे अभी डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं वैसे ही पुलिस कमिश्नर के कोर्ट होंगे। और ये पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 20 सबसेक्शन 5 सीआरपीसी की देती है कि वो इस तरह के प्रणाली को लागू कर सकें और कमिश्नर को ही डीएम के पावर दे सकें। क्या हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है? जी हाँ, भारतीय संविधान में भी ये व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 7 के प्रविष्टि 1 और 2 को आप देखें तो पता चलता है कि लोक व्यवस्था और पुलिस ये राज्य के विषय हैं। अतः इस मामले में नए कानून बनाने या कानूनों में संशोधन करने या विभिन्न समितियों, आयोगों की सिफारिश को लागू करने का दायित्व जो है ये राज्य सरकारों को है। आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद से लगभग सभी राज्यों में जिला स्तर पर विधि एवं व्यवस्था के संचालन के लिए जिला अधिकारी यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की जाती है। और ये जो है दोहरी व्यवस्था मानी जाती है, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जिसे स्थापित किया जाता है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने हेतु नियंत्रण की इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस की थियरी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस विषम परिस्थितियों में जैसे दंगा, कर्फ्यू आदि में भी जिला अधिकारियों के आदेश के अनुसार ही कार्यवाही करती है। तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी डीएम के आदेश का इंतजार करते हैं और उनके आदेशों के अनुसार ही काम करते हैं जब कभी दंगा फसाद की स्थिति आती है या जब कभी कानून व्यवस्था के डगमगाने की स्थिति आती है। लेकिन अगर कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई तो कमिश्नर को ही ये सारे पावर मिल जाएंगे। मतलब चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत जो है ये टूटता हुआ मालूम पड़ेगा। आइए समझते हैं क्या इसकी आलोचनाएं हैं सिस्टम की। तो जर्मन दार्शनिक मैक्स वेबर को मैं कोट करना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि राज्य यानी स्टेट अपनी सीमा में रहकर लोगों पर वैधानिक रूप से बल प्रयोग, जिसे कहा जाता है लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, के एकाधिकार का दावा करता है।
अर्थात सरकारें जनता पर बल के प्रयोग को वैधानिकता प्रदान कर देती हैं अगर कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज के अन्य सदस्यों द्वारा समय समय पर आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकारें जनता पर दबाव बनाने के लिए कमिश्नर प्रणाली जैसे माध्यमों से पुलिस को सीधे अपने अधिकार में रखना चाहती हैं। कमिश्नरी प्रणाली में किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी वारंट, जमानत, भीड़ पर बल प्रयोग, लाठीचार्ज, आंसू गैस जैसे कई अन्य संवेदनशील मामलों में अंतिम आदेश देने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को दे दिया जाता है। ऐसे में अनेक परिस्थितियों में मानवाधिकार के हनन का डर भी बना रहता है। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्तों को दंडाधिकार मतलब सजा देने का अधिकार एवं कई अन्य संवेदनशील मामलों में प्रशिक्षण और अनुभव की कमी होने के कारण अव्यवस्था का भय बना रहता है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। शक्ति के एक ही पद में निहित होने से आदेशों पर नियंत्रण और संतुलन, जैसा कि मैंने बताया, चेक एंड बैलेंस, इसकी कमी हो जाती है और ये डर बना रहता है, जैसा कि मैंने बताया, कि लोगों के अधिकारों का हनन हो जाए। तो इससे पहले कि कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाए, जरूरी है कि पुलिस को संवेदनशील बनना होगा, जनता के मन में भरोसा पैदा करना होगा और उसके बाद चाहे वो कमिश्नर प्रणाली हो या कलेक्टर को डीएम के पावर दे दिए जाएं, वो दोनों ही ठीक मालूम पड़ेंगे। अगर जनता पर भरोसा और विश्वास सरकार नहीं बना पा रही है तो कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से लेक्चर में आपको ये समझ में आया कि कमिश्नरी प्रणाली क्या होती है, सीआरपीसी में कौन से सेक्शंस हैं जो कमिश्नर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर देने के बारे में बात करते हैं, जबकि जहां कमिश्नरी लागू नहीं है वहां ये पावर्स जो हैं वो कलेक्टर के पास होते हैं, रेवेन्यू अधिकारियों के पास होते हैं, जिन्हें राजस्व अधिकारी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप ही बताएं कि कमिश्नरी सिस्टम ठीक है या नहीं, क्योंकि मैंने बताया इसके पक्ष में कुछ बातें हैं और विपक्ष में तो बहुत सारी बातें हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसे लागू करने जा रही है और 72 यानी 72 से ज्यादा महानगरों में, बड़े शहरों में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको कमिश्नरी प्रणाली के बारे में ठीक ठीक समझ आया होगा कि ये क्या होता है और कमिश्नर कैसे काम करते हैं। जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखिए और उम्मीद करिए कि सब आने वाले समय में ठीक होगा। जागरूक बनिए, ये बहुत जरूरी है। नमस्कार।